उधारीलाल और नगदीलाल। एक बार एक ठग जिसका नाम उधारीलाल था, शहर से लोगों को ठग कर वापस अपने गांव लौट रहा था। ठगा हुआ धन उसकी घोड़ागाड़ी में रखे एक बोरे में भरा हुआ था। वह बहुत प्रसन्न था। तभी उसकी दृष्टि दूर से आते एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति भी एक ठग था। उसका नाम नगदीलाल था। वह उधारीलाल ठग के ही गांव का था। दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन भीतर भीतर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी थे। उसको देखते ही उधारीलाल मन ही मन घबराया और सोचने लगा कि अरे, यह तो नगदीलाल ही मालूम पड़ता है। यदि इसे मेरे दौलत की भनक पड़ गई तो यह जरूर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। उधर नगदीलाल भी उसे पहचान चुका था और वह भी कुछ सोच रहा था। वह सोच रहा था कि ओह, यह तो उधारीलाल है। लगता है शहर से काफी तगड़ा हाथ मारकर आ रहा है। दोनों के एक दूसरे के निकट पहुंचने पर नगदीलाल बोला, अरे भाई उधारीलाल, कहाँ से आ रहे हो? लगता है शहर से इस बार काफी तगड़ा हाथ मारकर लाए हो। उसकी बात सुनकर उधारीलाल को मन ही मन क्रोध तो बहुत आया, लेकिन प्रकट में वह उदास स्वर में बोला, अरे नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो ठगी का धंधा कभी का छोड़ चुका हूँ। आजकल मैंने गल्ले का छोटा मोटा व्यापार कर लिया है। बस भाई, किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। उधारीलाल की बात सुनकर नगदीलाल मन ही मन मुस्कुराया, फिर उससे सहानुभूति जताते हुए अपनत्व भरे स्वर में बोला, शायद अनाज को शहर की मंडी में ले जाने के लिए ही तुमने यह मरियल सी घोड़ागाड़ी खरीदी है। इस पर उधारीलाल ने कहा, हाँ भाई, लेकिन आज तो इस मरियल घोड़ागाड़ी की तरह ही किस्मत भी खोटी निकली। अनाज की एक बोरी ही शहर ले गया था, पर वह भी नहीं बिकी। नगदीलाल ने कहा, अरे भाई, व्यापार में तो मंदागर्म चलता रहता है, लेकिन व्यापार तुमने अच्छा शुरू किया है। मैं भी ठगी छोड़कर यही गल्ले का व्यापार करने की सोच रहा हूँ, लेकिन तजुर्बा नहीं है, इसीलिए चाहता हूँ कि तुम ही से परामर्श ले लूं। उधारीलाल ने इस पर कहा, जरूर जरूर, जब जी चाहे घर आ जाना। नगदीलाल ने कहा, ठीक है भाई, अभी तो मैं शहर जा रहा हूँ, वापस लौटकर तुमसे जरूर मिलूंगा। फिर दोनों ने आपस में विदा ली और उधारीलाल ने अपनी घोड़ागाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद नगदीलाल पलटा और मन ही मन बुदबुदाया, हम मुझे मूर्ख समझता है, नोटों से भरी बोरी को अनाज की बोरी बताता है। मैंने भी इसे दो का पहाड़ा नहीं पाया तो मेरा नाम नगदीलाल नहीं। मन ही मन उसने एक योजना बनाकर वह उधारीलाल से आगे निकलने के लिए एक कच्चे रास्ते पर दौड़ पड़ा। उसने अपने कंधे पर लटकी पोटली को खोला और उसमें से चमचमाती कसीदेदार एक जूती निकालकर सड़क के बीचों बीच रख दी। फिर वह पुनः तेजी से कच्चे रास्ते से होता हुआ आगे दौड़ पड़ा। काफी दूर निकलने के पश्चात वह पुनः सड़क पर पहुंचा और अपनी पोटली से जोड़ी की दूसरी जूती भी निकालकर सड़क के बीचों बीच रख दी। उसके बाद वह निकट की झाड़ियों में जा छिपा। अपनी योजना के बारे में सोच रहा था कि उधारीलाल को अपनी मरियल घोड़ागाड़ी में यहां से पहली वाली जूती तक पहुंचने में सड़क से लगभग 1 घंटा लग जाएगा, जबकि कच्चे मार्ग से पैदल वहां पहुंचने में केवल 15 मिनट। वह समय की बचत और लालच में वहां तक जरूर पैदल ही जाने की सोचेगा, और वह इतनी देर में उसका माल लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब उधारीलाल पहली वाली जूती के पास पहुंचा तो उसे देखता ही रह गया। तुरंत घोड़ागाड़ी से उतरकर उसने वह जूती उठाई और दूसरी जूती के लिए इधर उधर नजर दौड़ाने लगी, लेकिन जब उसे दूसरी जूती आसपास कहीं नहीं दिखाई तो वह जूती को वहीं छोड़कर घोड़ागाड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ चला। लगभग 1 मील आगे बढ़ने पर उसे सड़क के बीचों बीच दूसरी जूती भी चमकती दिखाई दी। उसे देखने के बाद वह मन ही मन सोचने लगा कि यह तो पहली वाली जूती की ही जोड़ीदार मालूम पड़ती है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। यदि वह जूती भी उठा लाया होता तो अब मेरे पास एक कीमती एवं सुंदर जरी के काम वाली जूतियों का जोड़ा होता, लेकिन अब यदि मैं अपनी इस मरियलम घोड़ागाड़ी पर पहली वाली जूती को लेने जाता भी हूं तो कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा, और हो सकता है इस बीच उस जूती को कोई और ही उठा ले जाए। यदि मैं कच्चे मार्ग से दौड़ के जाऊं तो उस स्थान तक पहुंचने में मुझे केवल 10-15 मिनट ही लगेंगे। सहसा दिमाग में यह विचार आते ही उसने खोजपूर्ण निगाहों से इधर उधर देखा। उसे कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया और उसे एकदम इत्मीनान हो गया। तो उसने अपने घोड़ागाड़ी को सड़क के किनारे थोड़ा अंदर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया और पीछे की जूती लाने के लिए कच्चे मार्ग पर दौड़ पड़ा। उधारीलाल के वहां से जाते ही नगदीलाल झटपट झाड़ियों से बाहर आया और नोटों से भरी बोरी को अपने कंधे पर लादा सरपट अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर शीघ्रता से अपनी पत्नी से बोला, अब तुम जल्दी से सारा धन भूसे के ढेर में छिपा दो, मैं बाग के अंधे कुएं में जाकर छिप जाता हूँ। उधारी आए तो कह देना कि शहर गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए। पत्नी ने सब समझकर कहा, ठीक है, तुम किसी बात की चिंता न करो, मैं सब संभाल लूंगी। उधर जब उधारी जूती को लेकर वापस लौटा तो घोड़ागाड़ी से नोटों की बोरी को गायब पाकर उसे गंज सा आ गया।
लेकिन शीघ्र ही उसे सारी बात समझ में आ गई। फिर वह घोड़ागाड़ी पर सवार होकर नगदीलाल के घर की ओर चल पड़ा। काफी देर बाद वह शाम को नगदीलाल के घर पहुंचा। घर पर पहुंचकर उसने नगदीलाल के बारे में जब नगदीलाल की पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी ने उसे वही जवाब दिया जैसा कि नगदीलाल ने उसे समझाया था। उधारीलाल को समझते देर नहीं लगी कि नगदी की पत्नी साफ झूठ बोल रही है। मन ही मन उसने विचार किया कि मक्कार की औरत साफ झूठ बोल रही है, जरूर वह कहीं छिप गया है। खैर कब तक छिपेगा, मैं पता लगा ही लूंगा। मैंने भी उसे 4 का पहाड़ा न पढ़ाया तो मेरा भी नाम उधारीलाल नहीं। यही सोचता हुआ उधारीलाल मन महसूस कर वापस चल गया। उसके बाद उधारीलाल रोज सवेरे नगदीलाल के घर आता और उसकी पत्नी से नगदीलाल के विषय में पूछता, पर सदा उसे एक ही उत्तर मिलता कि अभी तो नहीं लौटे भैया, और उधारी निराश होकर वापस लौट जाता। कुछ दिन बीतने के बाद उधारीलाल ने नगदीलाल की पत्नी पर नजर रखने की ठानी और एक दिन उसने देखा कि नगदीलाल की पत्नी एक पोटली हाथ में लेकर एक ओर जाती हुई दिखाई दी और उधारीलाल उसके पीछे हो लिया। फिर जब उधारी ने बाग में प्रविष्ट होकर नगदी की पत्नी को कुएं की ओर बढ़ते देखा तो वह झट निकट के एक पेड़ पर चढ़ गया। उधारी ने देखा कि नगदी की पत्नी ने अपनी पोटली को एक रस्सी के सहारे कुएं में लटका रही थी। उधारी समझ गया कि नगदीलाल उसी कुएं में है और उसकी पत्नी उसके लिए पोटली में भोजन ले आई थी। यह सब देखकर उधारीलाल वापस चला गया। अगले दिन उसने एक योजना बनाकर स्वयं सूखी रोटियां लेकर बाग में नगदी की पत्नी के आने से पहले कुएं पर पहुंचा। फिर उसने भी पोटली को रस्सी के सहारे लटकाए और नगदी की पत्नी की आवाज निकालता हुआ बोला। वह एक ठग था तथा उसके लिए दूसरे की आवाज निकालना मुश्किल नहीं था।